हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के सेशन में अपन लोग लेके आ गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे सबसे बेस्ट लेक्चर। ऑल टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में है पूरे समझाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर नीट एज वेल एज द बोर्ड एग्जाम। हार्मोनल कंट्रोल पे तो बेटा बहुत सवाल देखने को मिलेंगे तुम लोगों को, इसलिए फुल फ्लेज्ड लेक्चर के फॉर्म में मैं लेके आ गया। मुझे लगा बेटा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और टाइम ये तुम्हारा लगेगा टाइम इस पे। अगर पहली बार पढ़ रहे हो देख सकते हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ चुके हो, स्पीड को इंक्रीज करके देखा जा सकता है। एकदम बेसिक से शांत होके एकदम टॉपिक में घुस जाएंगे। अगर किसने भी नहीं पढ़ा है तो भी भाई देख सकता है, एक बार देख के दोस्त को देखने बोल, तेरे फ्रेंड को देख के बोल, कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर चालू करें। टॉपिक क्या है सर आज का? मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफी पेन भी भाई इंक वगैरह भर के एकदम प्रॉब्लमेटिक सीन कर दिया, ज्यादा ही इंक भर दी गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होप सो दिख रहा है क्लियरली। ओवरफ्लो हो गई है इंक। एक मिनट बस रुको, एक मिनट। हैम्पर नहीं करूंगा ज्यादा टाइम। ठीक है, दिख रहा है क्या बेटा? पहले बोलो मुझे दिख रहा है। हाँ ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके जी ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आज चालू करेंगे और खत्म करके ही जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल माने ये एक पीरियोडिक साइकिल एक टाइप की होती है। पीरियोडिक साइकिल एक टाइप की होती है। साइकिल मतलब जो होती रहती है सर, इंटरवल पे होती रहती है। एकदम डिकोड करेंगे साइकिल का क्या मतलब है। दैट हैपन्स एट इंटरवल्स, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे जो साइकिल होती है, साइकिल जिसको अपन बोलते हैं, दैट हैपेंस एट इंटरवल्स। लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है क्या? ज्यादा ही डार्क पेन है थोड़ा। ठीक है, मैनेज करो जरा जब तक लाइट हो जाए तब तक। दैट हैपेंस एट इंटरवल्स, जो इंटरवल्स पे हैपन हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिंपल शब्द जिसको अपन बोलते हैं, इसको सिंपली तोड़ा तो अपन पीरियड्स से इसको डिनोट करते हैं। पीरियड्स सिंपल है, सिंपल नॉर्मल टर्म्स इसको अपन पीरियड बोलते हैं। फीमेल्स को होता है बेटा, फीमेल्स को होते हैं पीरियड्स। सर ये कब से कब तक होते हैं? तो ऑनसेट यहाँ पे लिखना, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है मेनार्क। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अपन बोलते हैं बेटा जी मेनार्क। सर ये गर्ल्स में होती है एट द एज ऑफ 11 to 13। एट द एज ऑफ 11 to 13 ये गर्ल्स में देखने को मिलता है। पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें 11 से 13 साल की उम्र में देखने को मिलती है, जिसका सिंपल साइंटिफिक नाम है मेनार्क। ठीक है सर। और सीजेशन, और एक टर्म आता है सर यहाँ पे, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, मतलब नहीं होती, स्टॉप हो जाती है। सीजेशन या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन मेनोपॉज बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है वुमेन एट द एज ऑफ 45 to 50। वुमेन एट द एज ऑफ 45 to 50 ये दिया गया है बेटा एनसीईआरटी में।
और क्या क्या सर इसके बारे में दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो रही होती है तो उसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं। ये 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलती है अपने को। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बेटा? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अपने को देखने को मिलती है गर्ल्स में एट द एज ऑफ 11 to 13 एज हो सकती है। इसको अपन मेनार्क बोलते हैं। साइकिल है यानी कि ये इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे होती है, यानी इसे बोला जा सकता है सिंपल टर्म्स में सर मंथली साइकिल। मंथली साइकिल इसको बोला जा सकता है। मंथली साइकिल 29 to 28 डेज के इंटरवल के बाद ये होती रहती है। 29 to 28 डेज के इंटरवल के बाद ये होती रहती है। ये एक मंथली साइकिल है, ये एक मंथली साइकिल है सर। ये प्राइमेट्स में बोलते हैं अपन इसको, प्राइमेट्स में ये होती है। प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाते हैं सर? सर मंकीज यहाँ पे आ जाते हैं, मंकीज यहाँ पे आ जाते हैं, ह्यूमंस यहाँ पे आ जाते हैं, एंड एप्स यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन में दिखाई देती है, किन किन वुमेन, किन किन लोगों में दिखाई देती है सर? आपने बोला मंकीज, ह्यूमंस, एप्स में, प्राइमेट्स में, यानी सारे प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देने मिलने वाली है। तुमने मुझे एक सर सिंपल सवाल पूछा, अगर नॉन प्राइमेट्स हो तो उनमें क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई नहीं देगी? उनमें अपन बोलते हैं उस साइकिल को एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल सर ये तो एनसीईआरटी में चीज नहीं दी गई। यस, एनसीईआरटी में चीज ये नहीं दी गई, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपन करेंगे। क्या करेंगे सर? यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो द साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स। सिंपल जो साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है उस साइकिल को अपन बोलते हैं सर एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल ये सर कभी दिखाई देने को मिलती है? ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड ये देखने को मिलती है। ब्रीडिंग का जब भी वक्त आता है, ब्रीडिंग पीरियड में देखने को मिलती है। और यहाँ पे नो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, वेरी लो, नो ब्लीडिंग और लेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लड का फ्लो काफी लेस होता है, काफी लेस होता है, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आती। ये एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन के वक्त, ब्रीडिंग पीरियड के वक्त अपने को देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं सर एस्ट्रस साइकिल अपन बोलते हैं। और इसमें नो ब्लीडिंग या फिर लेस या लीस्ट स्लाइड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। स्लाइड ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इतना ही याद रख सकते हो इस साइकिल के बारे में, एस्ट्रस साइकिल के बारे में। एनसीईआरटी में इनफैक्ट ये चीजें नहीं दी गई, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीजें नहीं दी गई, लेकिन याद कर सकते हो। तो साइकिल प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है भाई, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स की बात करेगा तो भाई ईस्ट्रस साइकिल उसको बोलते हैं। ईस्ट्रस साइकिल क्या ये रेगुलर इंटरवल्स पे देखने को मिलती है? क्या ये सर मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह रेगुलर इंटरवल्स पे होती है? नहीं, ये ब्रीडिंग पीरियड के वक्त ही दिखाई देती है। ब्रीडिंग पीरियड या फिर हीट पीरियड जो बोलते हैं उसके वक्त ही ये दिखाई देती है। क्या यहाँ पे ब्लड लॉस होता है जैसे इसमें ब्लड लॉस होता है? यहाँ पे ब्लड लॉस होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है सर कि यहाँ पे भी ब्लीडिंग देखने को मिलेंगी? नो ब्लीडिंग या फिर वेरी स्लाइड ब्लीडिंग या फिर नो ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है एस्ट्रस साइकिल के केस में। इनफैक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ, चांस नहीं ले रहे, कवर करके जाएंगे। ठीक है सर, पहले पेज को बेटा नोट डाउन कर रही, बेसिक चीजें मैंने यहाँ से उठाया है पहले पेज से, जो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां से चीजें लेने की कोशिश की। ठीक है सर, क्या इस पेज पे देखा अपन ने ध्यान से? नोट्स बनाना चाह रहा है तो कर सकता है, नोट्स बनाना चाह रहा है तो बना सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे बेटा मंथली साइकिल है, 28 to 29 डेज के वक्त
फ्लक्चुएट करेगी ये साइकिल। फिर ब्लीडिंग होती है इसमें, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो मैंने बताया, हैपेंस एट रेगुलर इंटरवल्स, इंटरवल्स पे होती रहती है ये साइकिल। पीरियड इसको सिंपल टर्म्स में बोला मैंने समझाने के लिए, सिंपल टर्म्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका साइंटिफिक नेम माना जाता है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन मेनार्क बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टार्ट होती है उसको सिर्फ मेनार्क बोलते हैं, इतना याद कर सकते हो। गर्ल्स एट द एज ऑफ 11 to 13 के एज में ये फ्लक्चुएट कर सकता है। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोला जाता है। वुमेन एट द एज ऑफ 45 to 50 में ये देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स की खास बात है। प्राइमेट्स मैमल्स ही होते हैं। मैमल्स को दो भाग में तोड़ा गया है सर, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में। मैमल्स को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मंकीज, ह्यूमंस और एप्स में चलेगी। लेकिन नॉन प्राइमेट्स में सर क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, अगेन बोल रहा हूं, लेकिन याद कर ले, एस्ट्रस साइकिल होती है। एस्ट्रस साइकिल होती है सर, ये क्या रेगुलर इंटरवल्स पे चलती है? नहीं, ये ब्रीडिंग पीरियड के वक्त ही देखने को मिलती है। ब्रीडिंग पीरियड के वक्त ही देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्लीडिंग, बहुत कम ब्लीडिंग होती है या फिर नो ब्लीडिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है सर जी, ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो, लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसका मैकेनिज्म अपन समझने वाले हैं, जहां से सवाल बहुत बनने के सर चांसेस, सवाल बहुत बनने के चांसेस। यहां पे अपन एकदम इंटरैक्टिव वे में चीजें समझने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज इंटरैक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव और फॉलिक्यूलर, पॉलीक्यूलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर या फिर पॉलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ये सर चार फेजेस के नाम मैंने लिखे हैं, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिकोड करते हैं। ये चार फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज, पॉलिफरेटिव फेज या फिर फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द लास्ट वन इज द सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज जिसको बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग फेज, यहां पे क्या होता है, सिंपल ब्लीडिंग होती है। सिंपल यहाँ पे बेटा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग अकर्स, सर ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम जो यूट्रस में प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव का मैंने वीडियो डाल रखा है, नहीं देखा तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख के आना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन यूट्रस मालूम है सबको। यूट्रस के 3 लाइंस होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में उस वक्त भी मैंने लिखाया था, उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एंडोमेट्रियम का यहाँ पे रोल होता है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम डीजनरेट करती है। एंडोमेट्रियम बेटा अपनी डीजनरेट करती है, डीजनरेट करती है, डीजनरेट करती है, डीजनरेट करती है। एंडोमेट्रियम अपनी डीजनरेट करती है। थर्ड क्या है सर? यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम डीजनरेट करती है और इसका 3 to 5 डेज तक ये देखने को मिलता है सर। 3 to 5 डेज तक ये देखने को मिलता है। वेरी कर सकता है, वेरी कर सकता है, वेरिएबल है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना बता रहा हूँ। 3 to 5 डेज तक ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लड फ्लोज through the
वजाइना, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और ब्लड वजाइना से फ्लो करता है। ब्लड डज नॉट क्लॉट, ये जो ब्लड होता है ये क्लॉट नहीं करता। इस पे सर सवाल पूछा गया है कि कौन सा ब्लड क्लॉट नहीं करता, तो मेंस्ट्रुअल फेज के वक्त जो पीरियड का ब्लड होता है वो बिल्कुल क्लॉट नहीं करता, बिल्कुल क्लॉट नहीं करता। ठीक है सर, क्योंकि इसमें सम खास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, इसके वजह से ये ब्लड क्लॉट नहीं करता, ये ब्लड क्लॉट नहीं करता। ये है पहला फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम डीजनरेट करता है, इसके कारण ब्लीडिंग होती है, वजाइना से सारा ब्लड लॉस होता है। 3 से 5 दिन के बीच में ये पीरियड देखने को मिलता है। यहाँ पे सम प्रोटीन्स के कारण ब्लड इनका क्लॉट नहीं करता, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता। ठीक है सर, फिर यहाँ पे बीच में एक फेज आ जाता है, ये वाला जो फेज, ये फेज समझ में आ गया, पहले मेंस्ट्रुअल फेज समझ में आ गया, ये वाला फेज समझ में आ गया। अभी दूसरा फेज कौन सा सर? पॉलीफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, दो मैंने नाम इसको दिए हैं। पॉलीफरेटिव फेज क्योंकि यहाँ पे यूट्रस का यानी एंडोमेट्रियम का पॉलीफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम का एंडोमेट्रियम पहले टूट गई थी, अभी बननी चालू हो गई, बननी चालू हो जा रही है, इसलिए पॉलीफरेटिव। और फॉलिक्यूलर फेज क्यों है? फॉलिकल्स बनना चालू हो जाएंगे, फॉलिकल्स बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स के हार्मोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओवेरियन हार्मोन्स का यहाँ पे रोल होता है, ओवेरियन हार्मोन्स का यहाँ पे रोल होता है, एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है सर, ओवेरियन हार्मोन का यहाँ पे रोल होता है और पिट्यूटरी हार्मोन का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, GnRH, यहाँ पे GnRH पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि भाई गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करने हैं, तो LH और FSH रिलीज करता है। GnRH ने पहले पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को पहले सिग्नल दिया कि भाई ये दो बनाना है, LH और FSH। LH माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH माने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए, तो ये बनाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ में मदद करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, फॉलिकल्स के बाहर ग्रैन्युलोसा लेयर प्रेजेंट होती है, ग्रैन्युलोसा लेयर प्रेजेंट होती है जो ईस्ट्रोजन बनाता है। तो फॉलिकल्स बढ़ेंगे तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ता है, LH भी यहाँ पे बढ़ता जाता है, इस फेज में LH भी यहाँ पे बढ़ता जाता है, फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं, LH बढ़ता जाता है। ठीक है सर, फिर फॉलिकल से कैसे सर? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, oogenesis में ये पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफियन फॉलिकल ये मेन फॉलिकल है, सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल ये है, सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल है। 13th डे पे ईस्ट्रोजन का एक पीक देखने को मिलता है, ईस्ट्रोजन का पीक लिख रहा हूं मैं, ईस्ट्रोजन का पीक देखने को मिलता है 13 डे पे, ईस्ट्रोजन का पीक देखने को मिलता है। और LH ज्यादा से ज्यादा, LH का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इसको अपन बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज के कारण 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, इसको ही अपन ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। 14th डे पे बच्चों ओव्यूलेशन हो जाता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसको ही अपन ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ये क्रिस्प में मैंने लिखा है, इसके बाहर से कोई चीज पूछी नहीं जाएगी, सिंपल चीज में समझो। पॉलीफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन का रोल है। GnRH सिग्नल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा,
प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल का ग्रैनुलोसा लेयर, सारे फॉलिकल्स में ग्रैनुलोसा बाहर लेयर होती है, ज्यादा से ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। ईस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, यहां से ही कनेक्ट कर सकते हो। ईस्ट्रोजन क्या करता है, पॉलीफरेशन करता है एंडोमेट्रियम की। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की पॉलीफरेशन करता है, एंडोमेट्रियम की पॉलीफरेशन करता है। 13th डे पे ईस्ट्रोजन का पीक आ जाता है और एलएच इतना ज्यादा सिक्रीट होता है कि एलएच सर्ज के कारण 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। जो भी oocyte है सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है। यहां से ही सवाल बनने के चांसेस है। क्या बोला, एफएसएच कौन रिलीज करता है भाई, बोला ईस्ट्रोजन कौन बनाता है, ईस्ट्रोजन कौन बनाता है, तो भाई सोचने लग गए ईस्ट्रोजन कौन बनाता है। सिंपल सी बात है, जो ग्रोविंग फॉलिकल्स है वही ईस्ट्रोजन बनाते हैं, क्योंकि उनके बाहर ग्रैनुलोसा लेयर है, वो ईस्ट्रोजन बनाता है। तो ईस्ट्रोजन का फंक्शन पूछ लिया भाई, पॉलीफरेशन कराता है एंडोमेट्रियम की। फिर एलएच का काम पूछ लिया, एलएच क्या करता है, जब भी एलएच सर्च होता है तो उसके कारण ही ओव्यूलेशन करना होगा। तो मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, एलएच कर सकते हो। ग्रोइंग फॉलिकल्स के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है सर। 14th डे पे दिख रहा है बेटा, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। आइडियल केस चल रहा हूं, आइडियल सिनेरियो चल रहा हूं, 14th पे ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। ओव्यूलेटरी फेज भी हो गया। सर सेक्रेटरी फेज क्या है, ये सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज क्या है, ल्यूटियल फेज क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल बेटा जो बना था, ग्राफियन फॉलिकल जो अपना था वो तो टूट गया, वो तो टूट गया सर, वो टूट गया तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को जन्म देता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इसका नाम ल्यूटियल फेज पड़ा है, कॉर्पस ल्यूटियम को जन्म देता है। कॉर्पस ल्यूटियम सर क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी बनाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी बनाता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। जब भी एक याद कर ले, जब भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन आएंगे तो वो जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ये बोलते हैं हम दोनों आ गए हैं, हम जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देंगे, इसके कारण एलएच बंद हो जाएगा और एफएसएच भी बंद हो जाएगा, एलएच बंद हो जाएगा और एफएसएच भी बंद हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है कि एलएच ने ही मुझे बनाया है, लेकिन अभी एलएच ही खत्म हो गया है। कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है कि एलएच ने ही मुझे बनाया, ओव्यूलेशन के बाद में बना हूं और एलएच ही अभी खत्म हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है ताकि अपनी एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के वक्त सस्टेन कर पाए, एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के वक्त सस्टेन कर पाए। अगर प्रेगनेंसी यानी ओव्यूलेशन में जो अपना सेकेंडरी oocyte निकला था, अगर वो फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ, यानी फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम अपना वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी स्टॉप हो जाएगी, यानी बोल सकते हो प्रेगनेंसी के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, प्रेगनेंसी के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। लेकिन अब अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सिनेरियो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाएगा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ने मिलके नेगेटिव फीडबैक दिया है जीएनआरएच को, जो कि नेगेटिव फीडबैक मिलने के कारण एलएच और एफएसएच नहीं बना पाते। अगर एलएच नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी सस्टेन नहीं कर पाता और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, खत्म होने लग जाता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिलता है, लो पी लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, इसलिए एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाती है और फिर से आ जाते हैं सर अपने फर्स्ट स्टेप पे, ब्लीडिंग फिर से चालू हो जाती है, ब्लीडिंग फिर से चालू हो जाती है।
ब्लीडिंग फिर से चालू हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो बनाता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन, वही हार्मोन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम डीजनरेट कर जा रही है, उसके कारण फर्स्ट स्टेप पे अगेन आ गए अपन, आ गए फिर से ब्लीडिंग होगी। एक खास बात है इस स्टेज की सर, ये सारे फीमेल्स में ये स्टेज फिक्स्ड ही होता है। अच्छी बात इसकी कि ये 14 डेज का स्टेज होता है, 14 डेज का स्टेज होता है, हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, याद कर लो 14 डेज का ये फिक्स स्टेज है, 14 डेज का फिक्स स्टेज है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था, डायरेक्ट 2 से 3 सवाल इस पे देखने को मिलने वाले हैं, इस पे देखने को मिलने वाले हैं। फिर से एक बार पूरा सिंपल रिकैपिचुलेशन कर देते हैं। बोला मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग होगी इस फेज में, ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम टूट जा रही है, ब्लड लॉस होगा, वजाइना के थ्रू ब्लड लॉस होगा, 3 से 5 दिन तक ये कर सकता है, वेरिएबल है, ब्लड लॉस होता है। क्या ब्लड इसका क्लॉट करता है? नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं करता, क्योंकि स्पेशल प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पॉलीफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज में 2 चीजों के हार्मोन बहुत बढ़िया नेसेसरी है, ओवेरियन पिट्यूटरी, ओवेरियन और पिट्यूटरी के हार्मोन बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन जीएनआरएच को पॉजिटिव सिग्नल देता है कि भाई एलएचएफएसएच रिलीज कर, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल एलएचएफएस रिलीज करे, एलएच रिलीज हो जाता है, एफएसएच काम कर जाता है, फॉलिकल्स को अपना प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी टू ग्राफियन बनाने लग जाता है। इसके फॉलिकल्स के बढ़ने के कारण ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। 13th डे पे ईस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है, 13 डे पे ईस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है, एलएच की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, एलएच सर्ज हो जाता है, और 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल फट जाता है और ओव्यूलेशन हो जाती है 14th डे पे। सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, ग्राफियन फॉलिकल जो बना था फूट गया है, वो येलो मास ऑफ सेल में बदल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो ज्यादा सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ी अमाउंट में सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिलके नेगेटिव फीडबैक देते हैं जीएनआरएच को, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो गोनाडोट्रोफिन्स खत्म हो जाते हैं, एलएच और एफएसएच खत्म हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है, उसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, क्योंकि एलएच की क्वांटिटीज खत्म हो गई। अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन में डिप आ जाता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन में डिप आ जाता है तो एंडोमेट्रियम जो पॉलीफरेट हुई थी वो फिर से टूट जाती है और ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एक खास बात है सर ल्यूटियल फेज की, ये ऑल फीमेल्स में कांस्टेंट होता है, 14th डे, 14 डेज का सर ये फेज देखने को मिलता है, 14 डेज का ये फेज देखने को मिलता है। ठीक है सर, डन डन डनाडन कर दिया, ये लिख लिए नोट्स, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो नोट्स, ठीक है, लिख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाओ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन समझ रहा है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे और एक चीजों पे सवाल बनने के चांसेस होते हैं जो तुमसे पूछने वाला हूँ, ताकि सवाल का भी आपका सिलसिला खत्म हो जाए, सवाल भी बनने खत्म हो जाए। यहाँ पे ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्राफिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो एंडोमेट्रियम ऐसे टूट रही है, ऐसे टूटती है, मेंस्ट्रुअल फेज ये बोल रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज ये होता है, एमपी लिख रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज ये होता है। फिर पॉलीफरेटिव फेज आता है, एंडोमेट्रियम बढ़नी चालू हो जाती है, पॉलीफरेटिव फेज आता है, इसको लिख देता हूँ सर पीपी। जब भी पॉलीफरेटिव फेज आता है उस वक्त ऐसे एफएसएच की मात्रा बढ़नी चालू हो जाती है, एफएसएच की मात्रा बढ़नी चालू हो जाती है, और एलएच की मात्रा भी बढ़नी चालू हो जाती है। एलएच का पीक थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है, एफएसएच को थोड़ा नीचे कर सकते हो।
ये FSH हो जाता है, ये FSH हो जाता है, LH हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ती रहती है इनकी पॉलीफरेटिव फेज में, इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। यहाँ पे फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पे ईस्ट्रोजन में, ये ईस्ट्रोजन बनाता हूँ, यहाँ पे ईस्ट्रोजन में ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है। यहाँ पे एक उसका पीक आता है, पीक आता है जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। ये पीक देखने को मिलता है अपने को, ईस्ट्रोजन का पीक देखने को मिलता है, ई पीक देखने को मिलता है, ईस्ट्रोजन का पीक देखने को मिलता है, जिसके कारण 14th डे पे LH सर्ज आ जाता है, LH की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, Cl लिख देता हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन पहले जो ऐसा था वो अचानक यहाँ पे बढ़ जाता है, अचानक यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की पीक देखने को मिलती है, प्रोजेस्टेरॉन की पीक देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे और एक पीक देखने को मिलती है, छोटी पीक देखने को मिलती है, ईस्ट्रोजन की भी पीक देखने को मिलती है कॉर्पस ल्यूटियम के वक्त। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ईस्ट्रोजन की भी एक और पीक देखने को मिलती है। यानी दो पीक्स किस हार्मोन के देखने को मिल रहे हैं? दो पीक्स देखने को मिलते हैं सर ईस्ट्रोजन के। सवाल आ चुका है, आने की प्रोबेबिलिटी भी हो चुकी है, सवाल आने वाला है और आएगा, सवाल आने वाला है और आएगा। दो पीस ईस्ट्रोजन के देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सर कॉर्पस ल्यूटियम ये खत्म हो जाता है और जो एंडोमेट्रियम अपनी बड़ी थी वो खत्म होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। और जो प्रोजेस्टेरॉन बड़ा था वो नीचे चला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। किस हार्मोन के कमी के कारण एंडोमेट्रियम टूट जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन होता है। ब्लीडिंग, विच हार्मोन इज नेसेसरी, नेसेसरी को हटा दो, विच हार्मोन कॉजेज ब्लीडिंग, किस हार्मोन के कमी के कारण लो एस्ट्रोजन, लो प्रोजेस्टेरॉन, लो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम होता है वैसे ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ये दो सवाल के लिए ये चार्ट रिवाइज करवा दिया है, रफली बनाया है, तो अच्छे से एनसीईआरटी में भी दिया है। मैं क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। मैंने बोला यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज आया, यहाँ पे पॉलीफरेटिव, यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज आया और यहाँ पे ल्यूटियल फेज आया, ल्यूटियल फेज आया जो फिक्स्ड होता है 14 डेज के लिए, ये याद रख सकते हो। 14 डेज के लिए फिक्स होता है, ये याद रख सकते हो। तो बोला मैंने ओवेरियन हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं पॉलीफरेटिव फेज में, ईस्ट्रोजन का पीक आता है 13th डे पे, LH सर्च के कारण ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के कारण कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेके आता है, ईस्ट्रोजन भी थोड़े अमाउंट में सिक्रीट करता है, इसलिए ईस्ट्रोजन का और एक पीक देखने को मिलता है, यानी दो पीक्स ईस्ट्रोजन के देखने को मिलने वाले हैं। और प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम रेग्रेस कर जाता है, खत्म होने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने लग जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एंड जिनके दो पीक्स आते हैं वो ईस्ट्रोजन है। यहां से सवाल पूछेगा, ल्यूटियल फेज फिक्स्ड होता है 14 डेज के लिए। अगर मैंने सवाल दे दिए वुमन की 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन कभी हुआ होगा, ओव्यूलेशन बताना है, ओव्यूलेशन बताना है। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। क्या मेरे बच्चों को नहीं आएगा? आएगा सर। 30 डेज टोटल है, 30 माइनस
एक तो फिक्स्ड होता है सर 14 कर दीजिए, यहाँ पे 16 मिल जाएगा, मतलब ओव्यूलेशन 16th डे पे हुआ होगा, ओव्यूलेशन 16 डे पे हुआ होगा। डायरेक्ट न्यू स्लाइड नहीं लेंगे, यहाँ पे ही समझ जाएंगे। अगर एक महिला की 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन कौन से डे पे हुआ होगा? सिंपल सी बात है सर, सेक्रेटरी फेज के पहले ही ओव्यूलेशन होता है। अगर सेक्रेटरी फेज 14 डेज का कांस्टेंट है तो 14 से माइनस करके 16th में ओव्यूलेशन हो रहा होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है सर, अभी तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ। होमवर्क में तुम्हें क्या पढ़ना है सर? मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ना है। होमवर्क में कौन सा भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे सर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ के आना है। होमवर्क में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ के आना है, जो एनसीईआरटी के साइड में दिया गया है। मैं बता देता हूँ तभी क्या क्या दिया गया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्या सिंपल बातें लिखी गई है कि यहाँ पे तुम्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करनी है, तुम्हें पैड, सैनिटरी पैड्स रेगुलरली चेंज करने हैं फॉर 4 to 5 आवर्स। डेटा दिया गया है 4 to 5 आवर्स के लिए। तुम्हें पैड अच्छे तरीके से डिस्पोज करने हैं, यहाँ पे नाली वगैरह में फेंक नहीं लेने देने की, क्लॉग नहीं होना चाहिए कौन सा भी, या फिर टॉयलेट्स में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर देने के, अच्छे से रैप करके डिस्पोज करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहने की कोशिश करनी है, हमेशा बात लेनी है ताकि क्लीनिनेस रहे और काम रहने की कोशिश करना है। काम ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स आ सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। यही है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सिंपल है, होमवर्क से पढ़ लो। और ये इस लेक्चर में बता के जाता हूँ, इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है अपना। एनसीईआरटी को डिकोड कर लिया 3-4 पेजेस में, 3-4 पेजेस, हार्डली 3-4 पेजेस में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फेजेस पढ़े और ये ग्राफ को भी डिकोड कर लिया। ऐसे अपन ने इस टॉपिक को खत्म कर लिया। तो बताना यार कैसा लगा ये टॉपिक, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।